मैंने अपने वेबसाइट पे एक ब्लॉग लिखा था जिसमें मैंने फाइनेंसिंग के से रिलेटेड तमाम चीज़ें बताई थी कि फाइनेंसिंग है क्या, कारपोरेट फाइनेंसिंग क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, किस तरह से हमने बैंकों से फाइनेंस लोन हासिल करना होता है। ये तमाम चीज़ें मैंने उस ब्लॉग के अंदर लिखी थी। फिर मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मेरी इस पे बहुत हौसला अफजाई की जो लर्न करना चाहते थे फाइनेंसिंग के हवाले से, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली फाइनेंस को देख रहा हूँ, तो इसलिए मैंने जो यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज था वो शेयर किया था। तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि इस पे एक वीडियो भी बना के दें ताकि हमें अगर यहाँ पे पढ़ के अच्छे से समझ ना आए तो हमें वीडियो से इसकी समझ आ जाए। तो इसलिए मेरी ये ब्लॉग वैसे यहाँ पे ये ब्लॉग्स के अंदर ये इकोनॉमी एंड फाइनेंस में ये ब्लॉग पड़ा हुआ है, ये व्हाट इज़ फाइनेंसिंग के नाम से, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग वगैरह। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना अपने उन दोस्तों के लिए जो दोस्त मेरे चाहते हैं इसकी वीडियो भी बनाई जाए, और ताकि उनको मज़ीद क्लियर हो जाए फाइनेंसिंग के हवाले से, तो उनके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें है सबसे पहले फाइनेंसिंग है क्या, कैश क्या है। देखिए, कैश किसी भी कंपनी के लिए, ना सिर्फ कंपनी के लिए बल्कि इंडिविजुअल के लिए भी ये एक ऑक्सीजन के तौर पे काम करता है, लाइफ ब्लड जिसे कहते हैं। अगर कैश हमारे पास है, बार्टर सिस्टम तो अब रहा नहीं है, अगर हमारे पास कैश है तो हम ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, अपना खाना पीना घर सब चला सकते हैं। अगर कैश फाइनेंस नहीं है हमारे पास, कैश नहीं है, तो समझे कि हमारा खाना पीना हुक्का पानी सब बंद हो चुका है। अच्छा, व्हाट इज फाइनेंसिंग, ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर इन्वॉल्विंग इन इन्वेस्टिंग, बारोइंग, लैंडिंग, बजटिंग, सेविंग एंड फॉरकास्टिंग, वो कहलाती है फाइनेंसिंग। तमाम वो एक्टिविटीज जिसमें हम देखते हैं इन्वेस्टिंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, बारोइंग के बारे में, लैंडिंग मतलब कि लोन देने और लेने के बारे में, बजटिंग बजटिंग जो है ये किसी भी कंपनी के अंदर बहुत ज़रूरी चीज़ है। बल्कि अब तो जितनी महंगाई हो चुकी है, हर बंदा घर के अंदर भी बजटिंग करता है अपने बजट के मुताबिक। अपने दूसरे लफ्ज़ों में चादर देखकर पाँव फैलाने के लिए अपने महीने की सैलरी को पहले बजट बनाता है कि किस हेड में कितना एक्सपेंस करना है, उसके बाद चलता है। सेविंग कैसे करनी है, फॉरकास्टिंग, फॉरकास्टिंग होती है फ्यूचर प्लानिंग, कि फ्यूचर में हमने ये काम करना है तो उसके इतने पैसे लगेंगे। तो ये तमाम एक्टिविटीज को हम फाइनेंसिंग कहते हैं। टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग क्या है? टाइप ऑफ फाइनेंसिंग में डेट फाइनेंसिंग है और इक्विटी फाइनेंसिंग है। डेट फाइनेंसिंग वो होती है जो आपके पास अगर अपना पैसा नहीं है तो आप बैंक से पैसे लेके अपना काम चलाते हैं। आप क्रेडिट कार्ड से पैसे लेके यूज करके परचेज, क्रेडिट कार्ड यूज करके परचेज करते हैं। ये तमाम आपकी डेट फाइनेंसिंग है, जो आप अपने पैसे के बजाय दूसरों का पैसा इस्तेमाल करके काम ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। दूसरा इक्विटी फाइनेंसिंग, इक्विटी लिक्विडिटी जो कि आप अपनी कंपनी के अंदर शेयर इशू करके हासिल करते हैं, या आप शेयर होल्डर्स लेके आते हैं जो कंपनी के अंदर। यहाँ पे ये फाइनेंसिंग नहीं होती, क्योंकि डेट फाइनेंसिंग नहीं होती, क्योंकि ये पैसे हमने कंपनी कंपनी ने उन शेयर होल्डर्स को वापस नहीं करने होते, इस पे उनको प्रॉफिट देना होता है। और डेट फाइनेंसिंग जो है उस पे आप लोगों ने अल्टीमेटली वो जो पैसे लिए हैं, वो आपने जिससे लिए हैं, जो आपका लैंडर है, उसको वापस करने होते हैं। अब डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग में डिफरेंस ये है कि डेट फाइनेंसिंग वो है जो पैसे आपने लिए हैं उसको आपने लैंडर को वापस करना है, और जो इक्विटी फाइनेंसिंग है इसमें आप लोगों ने लैंडर को पैसे वापस नहीं करने, आपने उस पैसे पे वो प्रॉफिट देना है, डिविडेंड देना है। वो इक्विटी फाइनेंसिंग, इक्विटी फाइनेंसर जो है, इक्विटी फाइनेंस करने वाला जो है, वो आपके बिजनेस का शेयर होल्डर है। डेट फाइनेंसिंग करने वाला आपके बिजनेस में, आपके काम में, किसी भी चीज में जहां पे आपने पैसे लेके लगाए हैं उसके अंदर वो शेयर होल्डर नहीं होता। पैसे आपने वापस करने होते हैं उस बंदे को, वो अलॉन्ग विद मार्कअप प्रॉफिट वगैरह हो या बगैर बगैर प्रॉफिट के हो, लेकिन वापस करने होते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ डेट फाइनेंसिंग क्या है? डेट डेट फाइनेंसिंग की मुख्तलिफ टाइप्स है, जिसमें देखें मेजर इसकी दो टाइप्स होती हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें एक है शॉर्ट टर्म फाइनेंस, दूसरा है लॉन्ग टर्म फाइनेंस। शॉर्ट टर्म फाइनेंस या जिसे आप वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कहते हैं, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। वर्किंग कैपिटल है जो आप डे टू डे एक्टिविटीज को चलाने के लिए किसी भी लैंडर से लेते हैं, और ये आपने 1 ईयर या 12 मंथ्स पीरियड के अंदर अंदर वापस करने होते हैं। 12 महीने के अंदर अंदर जो पैसे आप लोगों ने अपने लैंडर को वापस करने हैं,
उसे हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग या वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और जो लॉन्ग दूसरी होती हैं जो 12 महीने से ज़्यादा पीरियड के में वापस करनी है, मतलब कि 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए जो आपने फाइनेंसिंग ली है, पैसे लिए हैं, किसी से लोन लिया है, वो 2, 4, 5, 7, 10, 20 जितने साल के लिए भी लिया है, लेकिन वो 12 महीने से ज़्यादा टाइम के लिए है, तो उसे हम कहेंगे लॉन्ग टर्म फाइनेंस। वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस की, शॉर्ट टर्म फाइनेंस की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, उसको मज़ीद हम आगे देखेंगे। उसके उसके बाद है कि सिक्योरिटी वाइज कितनी फाइनेंसिंग है। सिक्योरिटी वाइज मेजरली दो तरह की फाइनेंसिंग होती है सिक्योरिटी वाइज जो है। उसमें एक तो है कि जिसमें हाइपोथिकेशन, अपने एसेट्स को हाइपो किया जाता है किसी भी बैंक या किसी भी लैंडर की फेवर में। ये हाइपोथिकेटेड सिक्योरिटी होती है। ये जो एसेट्स की पोसेशन है वो जो ऑनर है उसके पास रहती है। सिर्फ लियन मार्क हो जाता है डॉक्यूमेंट्स में, सिर्फ किताबी, दूसरे लफ्जों में किताबी जो ऑनरशिप है वो लेंडर के पास जाती है, किताबों के अंदर रिटर्न में होती है। बाकी जो उस एसेट्स की पोसेशन है वो आप उसके ओरिजिनल ऑनर के पास ही रहती है। हाइपोथिकेशन में हम जो ऑनर है, चीज़ उसी के पास रहती है, वो अपनी मर्जी से उसको यूज़ करता है। बैंक या कोई भी लैंडर जो है वो पैसे देता है और अपने पेजेस के अंदर, इसमें बुक्स में लिख लेता है कि ये सिक्योरिटी हमने इस चीज़ पे मेरी सिक्योरिटी है, मेरा राइट है, और इसके लिए आप लोगों को चार्ज रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, हाइपोथिकेशन चार्ज, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर। ये जो भी रेलिवेंट सेक्शन है, मेरा ख्याल है कि 120 सेक्शन है या 100 सेक्शन है, वो मुझे याद नहीं आ रहा। 120 सेक्शन है शायद, जो कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर है, कि किस किस चीज़ पे आप लोगों ने हाइपोथिकेटेड अगर चार्ज है तो एससीसीपी के अंदर आप लोगों ने वो चार्ज रजिस्टर्ड करवाना है। उसी सेक्शन से जो अगला सेक्शन है उसके अंदर एससीसीपी ने ये क्लियर कर दिया है कि अगर आप कोई लोन, बैंक जो है वो किसी कंपनी को या किसी को लोन देता है और उससे कोई चार्ज लेता है किसी एसेट्स पे, और वो चार्ज अब बैंक और उस कंपनी के दरमियान एग्रीमेंट करके अपने पास रख लेता है, तो वो अगर कंपनी लिक्विडेशन की तरफ जाती है तो जो बैंक के सिर्फ वो ही लोन कंसीडर होंगे जो कि उस बैंक की फेवर में एससीसीपी के अंदर रजिस्टर्ड होंगे। अगर आप लोगों ने कोई चार्ज करवाया है, कंपनी के साथ चार्ज का एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन वो चार्ज या वो डॉक्यूमेंट एससीसीपी के अंदर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, जो कि एक थर्ड पार्टी रेगुलेटर है, एससीसीपी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वहां पे रजिस्टर्ड नहीं करवाया, अगर कंपनी लिक्विडेट होती है, कंपनी खत्म होती है, तो लिक्विडेशन की सूरत में बैंक का वो लोन जो कि जिसका चार्ज एससीसीपी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है वो कंसीडर नहीं होगा, वो नहीं लिया जाएगा। तो ये हाइपोथिकेशन चार्ज है। अच्छा, उसके बाद है ये हाइपोथिकेशन की कौन कौन सी टाइप्स हैं। इसमें सबसे जो बड़ी टाइप है जो आमतौर पे बैंकों में यूज होती है वो है रनिंग फाइनेंस। रनिंग फाइनेंस वर्किंग कैपिटल की एक टाइप है जिसके अंदर आप डेली बेसिस पे अपनी मर्जी से बैंक से लोन ले और दे सकते हैं। इसमें बैंक आप लोगों को एक अपर लिमिट एलोकेट कर देता है कि इस कंपनी में के पास 500 मिलियन की रनिंग फाइनेंस की लिमिट है, तो उसमें आप लोग की मर्जी है कि डेली उसमें 10 मिलियन, 100 मिलियन, 50 मिलियन, जितना मर्जी डेली बेसिस पे आप कंपनी से लें और डेली बेसिस पे उसको एडजस्ट करवाते रहें। आप 5 का 500 इकट्ठा भी ले सकते हैं, आप 5, 10, 20, 50 मिलियन करके भी ले सकते हैं, आप वापस भी कर सकते हैं बैंक को और दोबारा अगले दिन वो लोन ले भी सकते हैं। रनिंग फाइनेंस में सिक्योरिटी एक ही बार बैंक को दे दी जाती है। जितनी 500 मिलियन अगर आपने लोन लिया है तो सिक्योरिटी मार्जिन के साथ, फर्ज करें 25% सिक्योरिटी मार्जिन है, तो हम बैंक को चार्ज देंगे। बुक्स के अंदर एग्रीमेंट होगा, एक लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन या जो भी आप लोगों का लेटर आप लोग बैंक के साथ एग्री होता है कि ये वाला हम एग्रीमेंट करेंगे सिक्योरिटी के लिए, वो एग्रीमेंट होगा, उस पे साइन होंगे। अगर तो वो लेटर है तो सिर्फ कंपनी के साइन होंगे, अगर वो एग्रीमेंट है
तो एग्रीमेंट बायला दोनों पार्टीज के साइन होते हैं, वो बैंक और कंपनी दोनों उस पर साइन करेंगी। अगर 500 मिलियन की लिमिट है तो 25% मार्जिन के पास 667 मिलियन 667 मिलियन का चार्ज एग्रीमेंट बनेगा। और वो एग्रीमेंट या वो लेटर है ऑफ हाइपोथिकेशन जो है वो हमने एससीसीपी के अंदर फाइल करना होगा। एससीसीपी की साइट पे जाके वो एक अलग तरीकाकार है, मैं आप लोगों को मजीद अगली वीडियोस में बताऊंगा कि एससीसीपी के अंदर हमने चार्ज किस तरह से फाइल करना है और वो एग्रीमेंट बनना किस तरह से है, हमने उस एग्रीमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी है। तो वो एससीसीपी के अंदर 667 मिलियन का चार्ज फाइल हो जाएगा। इस तरह से ये बैंक की सिक्योरिटी जो है वो पायला मुकम्मल हो जाएगी। तो ये है रनिंग फाइनेंस। उसके बाद है एफबीपी, फॉरेन बिल परचेज। फॉरेन बिल परचेज क्या होता है, जो एक्सपोर्टर्स हैं वो आमतौर पर ये वाली फैसिलिटी लेते हैं। इसमें होता है कि फॉरेन बिल परचेज भी इसको कहते हैं और फॉरेन बिल डिस्काउंटिंग भी कहते हैं। इसमें होता ऐसे है कि जो एक्सपोर्टर है जब वो कोई कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट करता है तो उसके पास वो तमाम एग्रीमेंट्स होते हैं जो उसके बायर के साथ हुए होते हैं। हाँ, ये जो सप्लायर है, जो सेलर है, कंपनी है, वो क्या करती है कि वो तमाम बिल जो है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो बैंक के पास ले जाता है और बैंक से कहते हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट्स ले लें और इन डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट जो प्रोसीड आनी है, जो फॉरेन बायर से जो मैंने एक्सपोर्ट की है उसके अगेंस्ट जितने भी पैसे आएंगे फॉरेन करेंसी वो आप रख लेना और मुझे इसके अगेंस्ट लोन दे दें। मुझे वो पैसे आप दे दें पहले, और जब वो पैसे आएंगे तो वो फिर आप रख लेना हमारे डेटर से। इस तरह से हम अपने डेटर्स को सेल कर रहे होते हैं, अपने लैंडर को, अपने बैंक को। अपने फॉरेन डेटर्स को भी सेल कर सकते हैं और लोकल डेटर्स को भी सेल कर सकते हैं। बैंक क्या करता है कि जितने के हमारे वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें से अगर कुछ सिक्योरिटी मार्जिन रखना चाहता है, लेट्स से अगर कुछ बैंक है जो 100% फाइनेंसिंग कर देते हैं, कुछ बैंक हैं जो 90% फाइनेंसिंग करते हैं। तो वो क्या करता है, अगर 100 रुपए के डॉक्यूमेंट हमने बैंक को ले जाके दिए हैं तो वो 90 रुपीज़ हमें दे देता है और उस पे एक फिक्स कमीशन होता है। इस पे कमीशन होता है एफबीपी पे, जो फर्ज करें हमारा 1% कमीशन बैंक के साथ एग्री हुआ है। बैंक क्या करेगा कि 1% कमीशन हमें चार्ज करेगा और 90 रुपीज़ हमें दे देगा। और जब बैंक को उधर से प्रोसीड्स आएंगी वो क्या करेगा कि उसमें 90 रुपीज़ जो उसने हमें पहले दिए थे वो रख लेगा, बाकी कमीशन अपना काटेगा और बाकी जो हमारे ऊपर 10 रुपए बचे थे उसमें से जितना कमीशन काट के बचेगा वो हमें दे देगा। तो इस तरह से हम हमारी जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो इस तरह पूरी होती है कि हम बैंक को अपनी इनवाइसेस, अपने एग्रीमेंट्स, अपना फॉरेन डेटर सेल कर देते हैं। और अगर एक फर्ज करें 90 डेज के बाद हमारे पास डेटर से पैसे आने थे तो हमने क्या किया कि बैंक को कहा कि आप हमसे परचेज कर लो ये डॉक्यूमेंट्स, 90 डेज के बाद आपको डॉक्यूमेंट पैसे मिल जाएंगे और हमें अभी दे दो। तो हमारी जो उस टाइम की वर्किंग कैपिटल की एपिटाइट होती है वो इस तरह पूरी हो जाती है, बजाय इसके कि हमें 90 दिन के 90 डेज के बाद पैसे मिले और हम फिर उसको अपने वर्किंग कैपिटल में यूटिलाइज करें। बैंक को ये फायदा होता है कि बैंक हमें पहले पेमेंट करता है तो उसको कमीशन मिल जाता है उस पर। अगर 90 डेज पहले वो हमें पैसे दे रहा है तो एक तो बैंक को कमीशन मिल जाता है और दूसरा जो एक्सचेंज फ्लैक्चुएशन है, करेंसी एक्सचेंज फ्लैक्चुएशन, तो वो भी बैंक का शेयर होता है। अगर फर्ज करें आज हमसे बैंक ने $90 परचेज का डॉक्यूमेंट लिया है और आज डॉलर 100 रुपए का है, तो जब प्रोसीड्स आती हैं, पैसे आते हैं, उस टाइम 110 रुपए का डॉलर हो चुका है, तो ऊपर के 10 रुपए जो है वो भी बैंक को मिलेंगे और कमीशन भी बैंक को मिलेगा। तो ये होती है एफबीपी, फॉरेन बिल परचेज, या एफबीडी भी कहते हैं इसको कुछ लोग, कुछ बैंक, फॉरेन बिल डिस्काउंटिंग। उसके बाद है एफएएफडी, फाइनेंस अगेंस्ट फॉरेन बिल्स। फॉरेन बिल परचेज और फॉरेन बिल डिस्काउंटिंग, और ये फॉरेन बिल फाइनेंस अगेंस्ट फॉरेन बिल्स, इसमें ये डिफरेंस है कि एफबीपी के अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट्स बैंक को सेल कर देते हैं, लेकिन एफएएफबी के अंदर ये वाली हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर हम बैंक को अपने डॉक्यूमेंट्स सेल नहीं करते, हम बैंक से उन डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट लोन लेते हैं।
और एफबीपी के अंदर कमीशन बैंक को पे करते हैं, और ये एक प्योर फाइनेंसिंग है। इसके अंदर हम बैंक को कमीशन नहीं देते। ये जितनी अमाउंट हम बैंक से लेंगे उस पर हम बैंक को मार्कअप पे करते हैं। एफ भी है कि अगर हमारे पास हमने कोई एक्सपोर्ट की है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, हम बैंक के पास जाते हैं, बैंक को कहते हैं कि ये हमसे डॉक्यूमेंट्स सिक्योरिटी ले लो, सिक्योरिटी के तौर पर डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लो और हमें इसके अगेंस्ट लोन दे दो। बैंक क्या करता है, एक फिक्स सिक्योरिटी मार्जिन रखने के बाद हमें उस डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट हमें लोन दे देता है। और जब प्रोसीड्स आती हैं, फॉरेन प्रोसीड्स, बैंक क्या करता है कि उन डॉक्यूमेंट्स के जितनी प्रोसीड बैंक ने हमें जो फाइनेंसिंग की होती है वो बैंक हमें हमसे उस प्रोसीड्स के से काट लेता है, और बाकी ऊपर के पैसे बचते हैं ये हमें दे देता है। यहाँ पे एक्सचेंज गेन लॉस जो है वो कंपनी का होता है, वो हमारा बायर का होता है, वो बैंक का नहीं होता। एफबीपी में जो एक्सचेंज फ्लैक्चुएशन है कि एक्सचेंज रेट फ्लैक्चुएशन है, वो बैंक का प्रॉफिट या लॉस है। और एफबी में जो एक्सचेंज गेन या लॉस फ्लैक्चुएशन है, एक्सचेंज रेट फ्लैक्चुएशन है, वो कंपनी का होता है, वो बैंक को नहीं मिलता। एफसीईएफ फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट फाइनेंस, ये अगर हम बैंक से पीकेआर में पैसे लेते हैं तो एफबी कहलाता है। अगर हम फॉरेन करेंसी में पैसे लेते हैं बैंक से, डॉलर लेते हैं, तो वो एफसीईएफ कहलाता है। ये बात यही है, एफबी और एफसीईएफ दोनों सेम चीजें हैं। ये दोनों हाइपो की अंदर आती हैं, क्योंकि ये देखें इसके अंदर कोई फिजिकल सिक्योरिटी बैंक ने हमसे नहीं ली, कोई एसेट हमसे नहीं लिया, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, पेपर लिए हैं और हमें पैसे दे दिए हैं। ये तमाम हाइपो की टाइप्स हैं। उसके बाद है एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट। तमाम जो इम्पोर्टर्स हैं वो बाय लॉ बाउंड है कि वो जब भी कोई बाहर से चीज़ मंगवाएं तो वो एलसी के थ्रू या कंट्रैक्ट के थ्रू मंगवाएं। सीएडी भी होता है, कंट्रैक्ट अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स, और एलसी भी होती है। एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट, ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट है जो बैंक के अंदर ओपन होता है। और जो सीएडी है वो भी एलसी की तरह का होता है, लेकिन उसमें कम डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व होती है, उसमें एलसी नहीं खुलती। एक एग्रीमेंट होता है, कंट्रैक्ट होता है, उस के अगेंस्ट इंपोर्ट हो जाती है। अच्छा, लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर क्या है? लेटर ऑफ क्रेडिट, जब भी हम कोई कंसाइनमेंट बाहर से मंगवाते हैं, कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं, तो हम एलसी खुलवाते हैं। एलसी सिक्योरिटी होती है एक तरह से जो सप्लायर और बायर के दरमियान। सप्लायर जो है वो सिक्योरिटी चाहता है कि जो हमारा बायर है वो हमें पैसे देगा या नहीं। तो इस तरह से दो बैंक इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक सप्लायर का बैंक होता है और एक बायर का बैंक होता है। इसमें इसका प्रोसेस ये है, इसमें कंप्लीट प्रोसेस में आप लोगों को बता देता हूँ। प्रोसेस जो एलसी खुलने का है वो ये है कि पहले सप्लायर और बायर के दरमियान एग्रीमेंट होता है, जो भी टर्म एंड कंडीशंस तय होती हैं जो भी चीज़ मंगवानी होती है उसके लिए। फिर जो बायर सप्लायर है वो बायर को अपनी परफॉर्मा इनवाइस भेजता है, जो वो तमाम टर्म एंड कंडीशंस उस परफॉर्मा के अंदर मौजूद होती हैं जो कि बायर और सप्लायर के दरमियान एग्री हुआ है। उसमें क्वांटिटी है, क्वालिटी है, और टाइप ऑफ प्रोडक्ट है, प्राइस है, कमीशन है, डिडक्शन है, वो एडलेस करना है कि कितना परसेंट क्वालिटी और क्वांटिटी में डिफरेंस हो तो एक्सेप्टेबल होगा, एंड सो ऑन। ये तमाम टर्म एंड कंडीशन परफॉर्मा इनवाइस के अंदर लिखी हुई होती हैं। जब सप्लायर की तरफ से परफॉर्मा इनवाइस बायर को मिलता है तो बायर उस परफॉर्मा को लेके बैंक के पास चला जाता है और बैंक से जाके कहता है कि ये परफॉर्मा है और इस पे हमने एलसी खोलनी है। बैंक उस परफॉर्मा का एनालिसिस करता है और एक एलसी का ड्राफ्ट, रिटन ड्राफ्ट होता है, वो दे देता है सप्लायर जो बायर है उसको। बायर उसमें देखता है कि कोई चीज़ उसके अंदर ऐसी तो नहीं है जो उसको एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर कोई चीज़ ऐसी है तो ड्राफ्ट की वेटिंग करता है, उसको ओके करता है। ओके करने के बाद उस ड्राफ्ट को बैंक से कहता है कि हमें ये ड्राफ्ट अब एक्सेप्टेबल है, अब ये एलसी ओपन कर दें। अच्छा, ये ड्राफ्ट जो है ये जब एलसी ओपन हो जाती है उसे कहते हैं कि एलसी ट्रांसमिट होना।
एलसी ट्रांसमिट हो जाती है। ट्रांसमिट होने के बाद ये जो बायर का बैंक है वो सप्लायर के बैंक को वो एलसी ड्राफ्ट भेजता है। सप्लायर का बैंक आप जो सप्लायर है उसके साथ वो एलसी ड्राफ्ट शेयर करता है। अगर कोई वहाँ पे अमेंडमेंट करनी होती तो वो करवाता है। जब फाइनल हो जाता है दोनों बायर्स और सप्लायर्स की तरफ से, दरमियान में अगर कोई एलसी खुलने के बाद चेंज होती है तो उसे अमेंडमेंट स्विफ्ट मैसेज के थ्रू अमेंडमेंट होती है। तो इस तरह ये 4 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं एलसी खुलने में। जब एलसी ओपन हो जाती है तो उसके अंदर जो एग्री टर्म होती हैं कि एलसी खुलने के इतने दिनों के अंदर अंदर शिपमेंट हो जाएगी। जो सप्लायर है वो अपना मटेरियल अरेंज करता है, शिपमेंट अरेंज करता है और वहाँ से जो मटेरियल है वो शिप भेज देता है। मटेरियल उस पे जो वेसल होता है उस पे भेज देता है। जब वहाँ से भेजता है तो जिस दिन शिप ऑन बोर्ड होता है उस दिन बिल ऑफ लैडिंग बन जाता है। जिस दिन बिल ऑफ लैडिंग बनता है उसके ऊपर भी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। बिल ऑफ लैडिंग होता है वो जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वो उसके लिए होता है कि वो इस यहाँ से इतना मटेरियल इसने उठाया है और यहाँ पे ले जाके इसने देना है। अच्छा, इसमें जो जब वहाँ से कंसाइनमेंट चल पड़ती है फॉरेन कंट्री से सप्लायर की तरफ से, तो उसी टाइम जिस दिन शिपमेंट चलती है उसी दिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सप्लायर का जो बैंक है वो बायर के बैंक की तरफ डिस्पैच करवा देता है। जब डॉक्यूमेंट्स बायर के बैंक के पास आते हैं, शिपमेंट पहले हो चुकी होती है, मटेरियल वेसल के ऊपर बायर की तरफ आ रहा होता है, डॉक्यूमेंट्स पहले बाद में जाके सब बायर के बैंक के पास आते हैं। जब डॉक्यूमेंट्स बायर के बैंक के पास आते हैं तब बैंक बाउंड है कि बैंक उसी दिन वो पेमेंट कर दे सप्लायर के बैंक को। तो जिस दिन सप्लायर बायर के बैंक को पेमेंट करता है उस दिन उसको कहते हैं एलसी रिटायर होना या एलसी मैच्योर होना। अगर तो ये एलसी बैक्ड बाय फिम या एफएटीआर है तो फिर तो सप्लायर जो है वो सप्लायर का जो बायर का जो बैंक है वो अपना लोन डिस्पर्स करेगा और पेमेंट सप्लायर के बैंक को कर देगा। लेकिन अगर बैक्ड बाय फिम या एफएटीआर नहीं है तो फिर जो है वो जो बायर का बैंक है वो बायर से कहेगा भाई पैसे दो। बायर उसको पैसे देगा, अपने अकाउंट में पैसे रखवाएगा, सप्लायर बायर का बैंक जो है वो सप्लायर के बैंक को पैसे देगा। इसे कहते हैं ऑन सोर्स रिटायरमेंट ऑफ एलसी। और इस तरह से एलसी रिटायर हो जाएगी। जब अब देखें कि मटेरियल है रास्ते में, सी में, समंदर में आ रहा है, शिप पे या बाय एयर आ रहा है। अब बैंक ने पेमेंट कर दी है, अगर वो फिम या एफएटीआर बैंक बाय है, अगर ऑन सोर्स है फिर तो सप्लायर के पैसे, फिर तो बायर के पैसे से ही एलसी रिटायर हुई है, बैंक इसमें कोई बैंक का रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर बैंक ने अपने लोन डिस्पर्स करके एलसी रिटायर की है तो लोन डिस्पर्स करके एलसी रिटायर की है तो यहाँ पे बैंक का लोन डिस्पर्स हो चुका है लेकिन सिक्योरिटी बैंक के पास कुछ भी नहीं है। देखिए मटेरियल तो अभी आया ही नहीं है जो एसेट बैंक उस पे वो अपना मुकदम बिठा दे। तो इस तरह से ये जो दरमियान का टेनर है इसे कहते हैं फेम इन ट्रांजिट या पीएडी, पेमेंट अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स। तो ये पीएडी जो है इस टेनर में, ये वो टेनर है जिसमें मटेरियल अभी एलसी रिटायर हो चुके हैं लेकिन मटेरियल अभी बैंक के मुकदम के पास या पोर्ट पे नहीं आया। तो जैसे ही मटेरियल पोर्ट पे आता है तो जो मटेरियल जैसे ही पोर्ट पे आता है वो हैंड ओवर हो जाता है बैंक के मुकदम के। मुकदम एक थर्ड पार्टी होती है जो बैंक के बिहाफ पे बैंक के एसेट्स जो कि कंपनी के अंदर मौजूद है उनका उनकी सिक्योरिटी पे मामूर होती हैं ये। तो थर्ड पार्टी मुकदम जैसे ही पोर्ट पे मटेरियल आता है, बैंक का मुकदम उसको जाके उस पे सिक्योरिटी उसको देता है, वहाँ पे जाके उस मटेरियल को अपने हैंड ओवर कर लेता है। तो वहाँ से मटेरियल बाय रोड कंपनी के गोडाउन पे आता है और यहाँ पे जब कंपनी के गोडाउन पे आता है तो उस टाइम जो है वो मुकदम की सिक्योरिटी में होता है। तो फिर वो पीएडी खत्म हो जाता है और फेम क्रिएट हो जाता है
क्योंकि मटेरियल पहुंच चुका है मिल पे, और मिल पे पहुंचने के बाद मटेरियल जो लोन है वो सिक्योर्ड हो चुका है बैंक का, बैंक ने अपना बंदा बिठा दिया है उस स्टॉक्स पे जो मटेरियल आया है, और फेम जनरेट हो चुका है यहाँ पे। फेम फिर अब कंपनी ने एडजस्ट करवाना होता है। एक सिक्योरिटी है फेम, दूसरा है FATR, फाइनेंस अगेंस्ट ट्रस्ट रसीट। अगर तो ये FATR हाइपो सिक्योरिटी है, फेम जो है प्लेज है, प्लेज को आगे हम जाके डिस्कस करते हैं। जो FATR है ये हाइपो जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ये FATR प्लेज हाइपो सिक्योरिटी है। तो अब अगर तो बैंक का मुकद्दम ने जाके अब उस स्टॉक को पकड़ लिया है, स्टॉक अपने अंडर कर लिया है, तो फिर वो फेम होगा। अगर बैंक का रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक के पास नहीं गया, स्टॉक बैंक के रिप्रेजेंटेटिव की सुपरविजन में नहीं आया, तो उसे हम FATR कहेंगे। ये भी हाइपो सिक्योरिटी है। अच्छा, FATR तो हमने देख लिया है, फाइनेंस अगेंस्ट ट्रस्ट रसीट। ये इसमें हमने ये हाइपो चार्ज है और ये SCCP के अंदर रजिस्टर्ड होता है। ये हाइपो का रैंकिंग चार्ज भी हो सकता है और पारी पासो चार्ज भी हो सकता है। रैंकिंग चार्ज है, रैंक वाइज होता है। जिस बैंक का चार्ज पहले SCCP के अंदर रजिस्टर्ड होगा उसका पहला चार्ज हो रैंक होगा। जैसे जैसे बैंकों के चार्ज SCCP के अंदर रजिस्टर होते जाएंगे, उसी सीक्वेंस में SCCP बैंक को रैंक देता जाएगा कि ये पहले रैंक का है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एंड सो ऑन चलता रहेगा रैंक। जब अगर कंपनी कभी लिक्विडेशन की तरफ जाती है तो वो जो रैंक वाइज ही पैसे मिलते हैं बैंकों को। पहले फर्स्ट रैंक वाले का राइट होता है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से रैंक वाइज बैंकों को के लोन एडजस्ट होते हैं। और जो पारी पासु चार्ज है इसके अंदर तमाम बैंक्स का राइट सेम होता है। अगर कोई सीनियर चार्ज होल्डर है या जूनियर चार्ज होल्डर है तो यहाँ पे बैंकों का राइट सेम होता है। जब हम एक पहले अगर फर्ज करें 10 बैंकों का पारी पासु चार्ज है, एक नए बैंक का पारी पासु चार्ज करवाना चाहते हैं, तो हमें पहले बैंक से NOC लेना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि हमें इस न्यू ऐड होने वाले बैंक के पारी पासु चार्ज देने पे कोई एतराज़ नहीं है। बैंक कंपनी इसको पारी पासु चार्ज दे सकती है, क्योंकि वैसे तो जो पहले 10 बैंक हैं वो 11वें आने वाले बैंक से सीनियर होंगे, लेकिन अगर जब वो NOC दे देंगे उस 11वें बैंक को, तो उन तमाम का रैंक बराबर हो जाएगा। वो यहाँ पे सीनियर जूनियर नहीं रहेगा, सब एक जैसे सेम लेवल पे आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद है RF प्लेज है। RF प्लेज में भी मुख्तलिफ एक टर्म हर बैंक यूज़ करता है। वैसे इसकी सिक्योरिटी जो है वो वही है, हाइपो ही है, प्लेज इसकी सिक्योरिटी नहीं है। जैसे ये अगर शेयर्स वगैरह हम प्लेज करवाते हैं, शेयर्स जैसे ये ब्लू चिप शेयर्स हैं, कोई ये कंपनी है जो ट्रेडिंग का काम करती है, शेयर्स में ट्रेडिंग पे स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर का काम करती है, तो वो जो शेयर्स हैं वो प्लेज में रखवा के बैंक की को सिक्योरिटी दे के लोन लेती हैं। वहाँ पे भी फिजिकल तो शेयर होता ही नहीं है, फिजिकल तो सिक्योरिटी कोई नहीं होती बैंक के पास, सिर्फ पेपर में ही होती है। तो इसलिए ये RF प्लेज एक टर्म यूज होती है, लेकिन इसमें असल में जो सिक्योरिटी है वो हाइपो ही होती है। अच्छा, उसके बाद है प्लेज बेस्ड फैसिलिटीज। हमने ऊपर शॉर्ट सा डिस्कस किया है। प्लेज बेस्ड सिक्योरिटी में ये होता है कि बैंक का मुकद्दम कंपनी के स्टॉक्स या जो भी एसेट है उसको अपनी सुपरविजन में ले लेता है। वो एसेट बैंक के रिप्रेजेंटेटिव की सुपरविजन में होता है। जो प्लेज बेस्ड स्टॉक्स है या प्लेज बेस्ड फाइनेंसिंग है, ये डिस्बर्समेंट ऐसे होती है कि पहले कंपनी बैंक से अप्रोच करती है और उसे कहते हैं कि हमें प्लेज बेस्ड 500 मिलियन की लिमिट चाहिए। बैंक उसको 500 मिलियन की लिमिट सेंक्शन करता है, सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट साइन होते हैं, एक प्लेज एग्रीमेंट साइन होता है जो कि SCCP के अंदर रजिस्टर करवाना होता है। पहले वो SCCP के अंदर हम लोग रजिस्टर नहीं करवाते थे, लेकिन अब कंपनीज एक्ट 2017 के बाद ये कंपलसरी हो गया है कि जो प्लेज चार्ज है वो भी SCCP के अंदर रजिस्टर्ड हो। रीज़न वही है जो मैंने ऊपर बताई है कि अगर वो कोई चार्ज SCCP के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा अगर कंपनी लिक्विडेशन की तरफ जाती है तो। अच्छा, अब प्लेज में जो है वो अब जब सिक्योरिटी कंप्लीट हो जाती है उस लोन की डिस्बर्समेंट और एडजस्टमेंट RF की तरह होती है। RF और रनिंग फाइनेंस और प्लेज फाइनेंस CF। प्लेज फाइनेंस में कैश फाइनेंस में डिफरेंस यही होता है कि
जो आरएफ है उसके अंदर हाइपो सिक्योरिटी होती है, और जो सीएफ प्लेज है इसके अंदर बैंक का मुकद्दम उस एसेट्स को सुपरवाइज कर रहा होता है। वो एसेट जो है जिसके अगेंस्ट हम बैंक से लोन ले रहे हैं, जो स्टॉक्स या कोई भी एसेट के अगेंस्ट, वो बैंक का सुपरविजन की बैंक के रिप्रेजेंटेटिव की सुपरविजन में होता है। वो पोसेशन उसकी कंपनी के पास नहीं रहती, कंपनी के गोडाउन में चीज़ पड़ी रहती है, लेकिन उसकी सुपरविजन, उसकी कस्टडी, वो कस्टोडियन उसका बैंक का रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसे हम मुकद्दम कहते हैं। अच्छा, इसके बाद आगे है मनी मार्केट ट्रांजैक्शन, एमएमटी जिसे कहते हैं, कुछ बैंक इसे एमएमएल भी कहते हैं, मनी मार्केट लाइन। अच्छा, एमएमटी जो है ये आरएफ की भी हो सकती है और सीएफ की भी हो सकती है, हाइपो बेस भी हो सकती है, और ये प्लेज बेस भी हो सकती है। सीएफ और आरएफ के अंदर आप लोग बाउंड नहीं होते, जितने दिन आप चाहें लोन लें अपने पास, जब चाहें बैंक को वापस कर दें। अगर आप लोगों ने 100 मिलियन लिया है तो वो 1 दिन के बाद भी वापस कर सकते हैं, 2 महीने के बाद भी वापस कर सकते हैं, 11 महीने के बाद भी वापस कर सकते हैं, लेकिन साल के अंदर अंदर आप लोगों ने वो लोन वापस करना होता है। अब है मनी मार्केट लाइन जो है ना, ये फिक्स टेनर होती है, ये आरएफ में भी हो सकती है, सीएफ में भी हो सकती है, किसी भी लोन में हो सकती है, लेकिन ये फिक्स टेनर होती है। 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120, 150, 180, जितने दिन के लिए भी आप लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन इसका टेनर फिक्स होता है। जिस दिन आप मनी मार्केट लेते हैं उस दिन इसका टेनर फिक्स हो जाता है, और जिस दिन इसकी मैच्योरिटी आती है, अगर 30 दिन के लिए लेते हैं तो 30वें दिन आप लोगों ने वो सारे का सारा लोन, जितनी भी अमाउंट आप लोगों ने एमएमटी में ली होती है, और उसका मार्कअप पे करना होता है बैंक को या लेंडर को। अगर आप लोग दरमियान में चाहें इसको एडजस्ट करवाना तो आप लोगों को पेनल्टी चार्ज होगी, दरमियान में आप लोग ये एडजस्टमेंट नहीं करवा सकते। ये होती है मनी मार्केट लाइन। अच्छा, एलसी के बारे में मैंने पहले बड़ी डिटेल के साथ ऊपर बता दिया है, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, इसमें मज़ीद डिटेल है। ये इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट, जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है वो इरिवोकेबल ही होता है। एलसी ओपनिंग प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम सेल परचेज एग्रीमेंट बिटवीन द सप्लायर एंड द बायर, वही चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। टर्म एंड कंडीशंस, यूनिट प्राइस है, क्वांटिटी है, क्वालिटी है, एटीसी वगैरह सब जो है वो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के दरमियान एग्री हो जाती हैं। आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ ऑल टर्म एंड कंडीशन, जो प्रोवाइड सप्लायर है वो परफॉर्मा इनवाइस भेजता है सप्लायर्स को, सप्लायर उस परफॉर्मा इनवाइस की बेस पे ओपनिंग बैंक से एलसी ओपन करवाता है। बैंक आल्सो गेट IB8 फॉर्म वगैरह होता है, जो क्लाइंट अलॉन्ग द रिक्वेस्ट वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो भी बैंक की होती है वो करवाता है सप्लायर बायर से। अच्छा, उसके बाद जब बैंक को IB8 फॉर्म है, परफॉर्मा इनवाइस है, पीपीआरस हैं, पीपीआरस होती हैं ये प्रीमियम पेमेंट रसीट्स, जो हमने मटेरियल मंगवाना है उसकी इंश्योरेंस भी करवानी है, तो वो बैंक इंश्योरेंस जो उसके किसी भी कंपनी के साथ जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनीज है उससे जो इंश्योरेंस कवर नोट लेता है, और उसकी जो प्रीमियम बनता है वो भी कंपनी से कहता है कि पे करके हमें उसकी पीपीआर दे दे। अच्छा, एलसी ओपनिंग बैंक ड्राफ्ट, एलसी जो है वो क्लाइंट से शेयर करता है। एलसी ओपनिंग बैंक जो है वो क्लाइंट विल चेक एंड ड्राफ्ट एंड विल प्रोसेस चेंजेस, जो प्रपोज चेंज, जो भी चेंजेस सप्लायर जो है वो करना चाहता है वो करवाता है। ड्राफ्ट जब फाइनल हो जाता है तो एलसी एडवाइजिंग बैंक जो सप्लायर का बैंक है उसके पास चली जाती है, जो उस ड्राफ्ट को वो उस जो सप्लायर है उसके साथ डिस्कस करता है, अगर कुछ चेंज होता है तो वो चेंज करवाता है। ये सारी डिटेल मैंने आप लोगों को पहले ऊपर बता दी हुई है, ये सारा आप लोग पढ़ सकते हैं। पीएडी क्या है, फिन क्या है, एफटीआर क्या है, एलसी ओपन कैसे होती है, मटेरियल कैसे शिप होता है, एलसी रिटायरमेंट क्या है, एलसी मैच्योरिटी क्या है, ये सारा हमने पीएडी क्या है ऊपर डिस्कस कर लिया है डिटेल के साथ। मुकद्दम क्या है, ये थर्ड पार्टी है, ये भी मैंने अच्छे से डिस्कस कर लिया हमने ऊपर के मुकद्दम क्या चीज़ होती है। मुकद्दम के एक्सपेंसेस जो है वो जो बायर है वो पे करता है। अच्छा, इसी तरह से ये सारा हमने देख लिया है कि जैसी एलसी जब मटेरियल पोर्ट पे आता है तो मुकद्दम वहाँ पहुँच जाता है, पीएडी क्या है और फेम क्या चीज़ है,
एडजस्टमेंट ऑफ फेम है वो तो जितने दिन का होगा, जैसे जैसे हमारे पास पैसे आते जाएंगे हम बैंक को पेमेंट करते जाएंगे, फेम एडजस्ट होता जाएगा। लेकिन बाज़ बैंक फिक्स्ड टेनर फेम भी देते हैं कि 3 महीने 6 महीने का टेनर का फेम हमें दिया, और जब मैच्योरिटी आई तो फिर हमने इकट्ठे पैसे, जैसे मनी मार्केट होती है इस तरह का फिक्स टेनर ये फेम भी होता है। SBLC ये स्टैंड बाई लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, ये LG की टाइप का होता है, लेटर ऑफ गारंटी की तरह का। लेटर ऑफ गारंटी जो है वो हम एक अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि लेटर ऑफ गारंटी क्या है। फिलहाल हमने RF CF और LC तीन चीज़ों को डिस्कस किया है। तो मज़ीद हम और भी इस पे वीडियोस बनाएंगे। फाइनेंसिंग को, तमाम हर तरह की फाइनेंसिंग को हमने कवर करना है। किस तरह लेने फाइनेंसिंग हमने ऑब्टेन कैसे करनी है, एडजस्ट कैसे करनी है, DP रिपोर्ट कैसे बनानी है, और SECP के अंदर चार्ज कैसे फाइल करना है, कौन कौन सा चार्ज फाइल करना है, हाइपो चार्ज कैसे फाइल करना है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है, प्लस चार्ज कैसे फाइल करना है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है, लेटर ऑफ गारंटी की क्या टर्म एंड कंडीशन होगी, लेटर ऑफ गारंटी हमने कैसे लेनी है, कैसे फाइल करनी है, कैसे परफॉर्म और एडजस्ट करवानी है। और इसी तरह से टर्म लोन, इस ये तमाम वर्किंग कैपिटल के बाद हम जाएंगे टर्म लोन की तरफ। टर्म लोन की टाइप्स कितनी है, सिक्योरिटी क्या है, किस तरह से हमने बैंक को सिक्योरिटी देनी है, ये तमाम चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोज़ में लाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह।